नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीडीएस बिपिन रावत को दी गई अंतिम विदाई, वंदे मातरम के नारों के साथ कहा अलविदा। जांच टीम ने शुरू की अपनी जांच, जल्द खोलेंगे सारे राज। अगला सीडीएस कौन होगा, सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। रेस में आर्मी चीफ नरवणे समेत कई बड़े नाम शामिल। दर्शनपाल सिंह ने किसान मोर्चा को राजनीति में नहीं पड़ने की दी नसीहत। टिकैत पर किसान आंदोलन के जरिए राजनीति करने के आरोप। बीएसएफ के मुद्दे पर आपस में भिड़े राज्यपाल धनखड़ और ममता बनर्जी, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा है ममता बनर्जी। इस्लामाबाद कॉन्क्लेव में इमरान ने उगला जहर, मोदी सरकार और संघ को बनाया निशाना। कश्मीर का मुद्दा उठाना भी नहीं भूले इमरान। सबसे पहले बात करेंगे सीडीएस बिपिन रावत की। जब देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर राजधानी दिल्ली पहुंचा तो माहौल गमगीन था, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में नागरिकों ने जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा के नारे लगाए। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में 800 सैनिक शामिल हुए। सीडीएस बिपिन रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी के साथ साथ कई नामी गिरामी लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सीडीएस की अंतिम यात्रा दिल्ली छावनी में बरार स्क्वायर शमशान गई, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ जांच टीम घटनास्थल की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। डॉक्टर साहब, एक तरफ अंतिम विदाई हुई तो दूसरी तरफ जांच रफ्तार पकड़ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आज जिस तरीके से उनको आखिरी विदाई दी गई, वो माहौल देख करके लोग इमोशनल हो गए। जिस तरह से युवा, कोई वो नेता नहीं है, महानायक हैं, लोग उनकी गाड़ियों के साथ दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, सड़कों के किनारे लोग खड़े थे। तो ये बताता है कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जनरल बिपिन रावत के लिए कितना स्नेह था, कितना प्यार था। अब जांच आगे बढ़ रही है, कई सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, और इसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, इसमें सबटाज, देश के अंदर बैठे दुश्मन, बाहर बैठे दुश्मन, या फिर ये जो मौसम की वजह से या कोई टेक्निकल स्नैक की वजह से, किस वजह से ये हादसा हुआ, उसकी तहकीकात तो बहुत ही ज़रूरी है। ये देश की जनता का अधिकार है ये जानना कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, अब बात कर लेते हैं कि अगला सीडीएस कौन होगा। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद लोगों के मन में ये सवाल है कि नया सीडीएस कौन बनेगा। इसके लिए सरकार जल्द ही अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इस पद के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है। उसके बाद आर हरिकुमार भी इस रेस में शामिल हैं। एमएम नरवणे और आर हरिकुमार के अलावा अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रेस में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी का नाम भी शामिल है। खबर है कि सीडीएस के पद के लिए सरकार एक छोटा पैनल बनाएगी, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर शामिल होंगे। इस पैनल को 2-3 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कौन भारत का दूसरा सीडीएस हो सकता है? देखिए, ये तो फैसला आने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन ये प्रक्रिया आपको समझना चाहिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों सरकार को इसमें अविलंब इसमें फैसला लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ये घटना अकस्मात हुई, इस वजह से सरकार वो एक चीज़ कह सकते कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं कर पाई थी। अब ये कौन होते हैं जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका काम क्या है, ये क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यों ये चेयर क्रिएट किया गया। मैं आपको बता दूं कि एक बिल्कुल थल सेना, वायुसेना और जल नेवी, इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना जो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के साथ कम्युनिकेशन का लिंक बने अकेला, वो इसकी ज़रूरत तब पड़ी थी जब हम लोग कारगिल युद्ध में थे।
कारगिल के दौरान ये देखा गया, ये पाया गया कि हमारा जो अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो रहा था उसमें बहुत जगह कोऑर्डिनेशन की कमी थी। कोऑर्डिनेशन की कमी इसलिए कि तीनों ही विंग अलग अलग तरीके से काम करती है और एक इमरजेंसी सिचुएशन में इमीडिएटली इस तरह का कोऑर्डिनेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि सब हैवायर हैं ये वो, लेकिन जिस तरीके से वॉर का पूरा तरीका बदला है, जिस हिसाब से दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, उसके लिए ये ज़रूरी था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया जाए जो इन सब के ऊपर हो और एक कोऑर्डिनेशन करने में कोई कमी ना रहे। तो एक तो ये मसला है। अब इनकी जो रैंकिंग होती है 4 स्टार जनरल होते हैं। 4 स्टार जनरल के बीच में ये जो अलग अलग सेना के जो अध्यक्ष होते हैं तो उसमें भी ये भी एक है। तो ही इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, उसके बहुत ही ऊपर नहीं, ऐसा नहीं कि वो कमांडिंग ऑफिसर हो जाते हैं बाकी लोगों के। ही इज़ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। प्लस इनके पास जो है वो इनके ऊपर ये दायित्व होता है कि आप तीनों ही जो सेना के अलग अलग रूप हैं उनके बीच सामंजस्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। अब जनरली इसमें ये होता है कि जो अब तक जो पिछली बार या एक आर्मी के ट्रेडिशन को अगर हम देखें तो जो भी पैनल में आए हुए लोगों में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वही CDS के पद के लिए स्वीकार्य होगा। इससे दो फायदा होगा। एक, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से आप बच जाएंगे। मतलब ये कि जो सबसे सीनियर है पैनल में 5 नाम आए 6 नाम आए, उसमें जो सबसे सीनियर है आपने उसे बना दिया, सारी कंट्रोवर्सी खत्म। अब जहां उसमें पीछे वाले को आगे करो, आगे वाले को पीछे करो, तो उसमें एक दिक्कत ये आ जाती है कि देन वो ट्रांसपेरेंसी भी खत्म हो जाता है और प्लस इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एक रास्ता खुल जाता है। तो सही तरीका तो यही है कि जो सीनियर मोस्ट हो उसे बना दिया जाए और उस हिसाब से नरवणे साहब जो है सबसे सीनियर मोस्ट हैं इन लोगों में। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर राकेश टिकैत को मिले मुंहतोड़ जवाब पर। चर्चा है कि 19 नवंबर को जैसे ही पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया, उसके बाद से ही संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिमी यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत को साइडलाइन कर दिया था, जो अब जग जाहिर भी हो चुका है। एसकेएम की कोर समिति के सदस्य दर्शन पाल ने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि जो किसान नेता राजनीति में जाना चाहते हैं उन्हें इस संगठन को छोड़ देना चाहिए। एसकेएम को गैर राजनीतिक रहना चाहिए। इसके पीछे वजह है कि राकेश टिकैत पहले भी किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं कि वो किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दर्शन पाल की टिप्पणी साफ साफ बयां कर रही है कि टिकैत अब अकेले हो गए हैं। डॉक्टर साहब, इस आंदोलन में दोगली राजनीति करना टिकैत को कितना भारी पड़ रहा है? देखिए, यहाँ तो सब मुझे वही नजर आ रहे हैं, टिकैत का सब भाई नजर आ रहे हैं। ये दर्शन पाल कौन है? ये दर्शन पाल है कौन? ये भी तो वामपंथी पार्टी के कार्ड होल्डर हैं, नेता हैं। आप बात समझिए, राकेश टिकैत अकेले नहीं है कि बाकी सब किसान हैं और राकेश टिकैत अकेला एक राजनीतिक नेता है। चुनाव इसने भी लड़ा है, दर्शन पाल भी लड़ा है और कई सारे लोग लड़े हैं। ये सब कार्ड होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं। ये कैंपेन में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, खुद चुनाव भी लड़ते हैं। ये बात और है कि ये सब के सब हार जाते हैं। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये किसान संगठनों का थके हारे चुनाव में जमानत जब्त कराए हुए नेताओं का ये एक फर्जी आंदोलन था। अब झगड़ा किस बात के लिए हो रहा है? अब ये समझ लीजिए, सब नेता हैं इसमें, कोई किसान नहीं है। लेकिन आपने जो खबर दी कि भाई दर्शन पाल ने टिकैत को इस तरीके से बात कह दी कि भाई आपको राजनीति करना है, बाहर जाओ। अरे भाई, तुम भी तो राजनीति कर रहे थे जी। योगेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल कर रहे थे तो उनके मुंह से क्या निकला कि किसान अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाने में कामयाब रहा है। तो राजनीति तो शुरू से हो रही है। आप कह भी रहे हो सब। योगेंद्र यादव कौन है? वो भी अपना स्वराज पार्टी चलाता है, चुनाव लड़ता है। बात है ये कि वो हर बार हार जाता है। इसके पहले वो
अरविंद केजरीवाल के साथ था। तो सब नेता हैं, वो अलग है कि फूके हुए कारतूस लोग हैं, लेकिन झगड़ा इस बात के लिए हो रहा है कि आंदोलन तो अब खत्म हो गया, लेकिन हीरो बन गया राकेश टिकैत जी, बाकी लोग हम लोग फिसड्डी रह गए। तो ये जो लाइमलाइट, अब देखिए होता क्या है, देखिए ये सब दिमाग के छोटे लोग हैं, बात समझिए। झगड़ा किस बात के लिए होती है इन लोगों के बीच? चूंकि मैं इन लोगों को बहुत ही नज़दीक से जानता हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि भाई मीडिया में राकेश टिकैत क्यों छाया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, और सब लोग जो है राकेश टिकैत के पीछे चले गए, कैमरा वाले पहुंच गए, राकेश टिकैत से टिक टैक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो धनाधन चल रहा है, और दर्शन पाल को कोई पूछ नहीं रहा, या चडूनी को कोई पूछ नहीं रहा। तो ये तो पूरा खेल इसी बात का है कि कौन लाइमलाइट लेकर के चला जा रहा है। अब वो इन लोगों ने देखा कि भाई लाइमलाइट सब जो है वो राकेश टिकैत लेकर के जा रहे हैं, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि चलो भाई हम भी इस खबर के बहाने लोग नाम जान जाए कि इस आंदोलन में कोई दर्शन पाल नाम का कोई एक नेता भी था। यही कहानी है जी डॉक्टर साहब। अगली खबर ममता बनर्जी पर उठ रहे सवालों की, और ये सवाल कोई और नहीं बल्कि बंगाल के राज्यपाल धनखड़ उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ को लेकर जो बयान दिया उस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भड़क गए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के रुख को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दे दिया। दरअसल राज्यपाल ने ममता बनर्जी को पत्र में लिखा कि 7 दिसंबर को गंगा रामपुर में प्रशासनिक बैठक के दौरान बीएसएफ को लेकर दिए गए आपके निर्देश से काफी चिंतित हूं, जिसमें बीएसएफ को 15 किलोमीटर के दायरे में अनुमति दी गई है, वो भी राज्य पुलिस की अनुमति से, पर आपके रुख से खराब संकेत गए हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये संभावित खतरा है। डॉक्टर साहब, राज्यपाल का सीएम पर इस तरीके से सवाल उठाना कितना जायज है? देखिए ये बिल्कुल ही जायज नहीं है। ये राज्यपाल साहब धनखड़ जी ये सिर्फ बयानबाजी करेंगे, आप राजनीति करेंगे। भाई आपने तय कर दिया भाई 50 किलोमीटर्स, कोई मुख्यमंत्री उसका पालन नहीं कर रहा, तो राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वो केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को यह पत्र लिख करके बताए कि उनके राज्य में जो सरकार चल रही है वो सरकार संविधान के मुताबिक नहीं चल रही है, और इस राज्य में आर्टिकल 356 मतलब ये कि राष्ट्रपति शासन लागू करने का स्थिति पैदा हो चुकी है जी। ये काम आप करेंगे नहीं, तो ये बयानबाजी करने से क्या फायदा? भाई इतनी सारी हिंदू महिलाओं के साथ रेप होता रहा, हिंदुओं के घरों को जलाया गया बंगाल के अंदर, और राज्यपाल बयानबाजी करते रह गए। राज्यपाल में जरा सा भी कुछ रीढ़ की हड्डी बाकी होती तो बयान देने के बजाय वो इस्तीफा दे दिए होते। कि उनके नाक के नीचे इस तरीके से कानून और संविधान के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, संविधान में आग लगा दिया गया है बंगाल के अंदर, तो ये टेलीविजन चैनल पे आकर के इंटरव्यू देने का काम ये राज्यपाल का नहीं है। ये सवाल तो गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि आप जब ममता बनर्जी से आपकी जब मुलाकात हुई तब क्यों नहीं आप उनसे कहा कि आप देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? ममता बनर्जी की राजनीति हिंदुस्तान के लिए प्लेग है। इनकी राजनीति हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करेगी। ये कोई, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस, कोई बहुत बड़े पंडित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस हिसाब से वो बयान देती हैं, जिस हिसाब से बंगाल के अंदर एक खास समुदाय, एक खास पार्टी को खुली छूट मिली हुई है इलीगल काम करने के लिए, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। वहाँ कानून नहीं है, वहाँ पे संविधान लागू नहीं होता है, वहाँ पे बिल्कुल अराजक सिचुएशन है। तो ऐसे में आपने ये सवाल किया कि कितना जायज़ है, ये बयान नाजायज़ है, और जायज़ ये होगा कि वो फौरन राष्ट्रपति शासन लागू बंगाल में हो, इसकी वो सिफारिश करें। जी डॉक्टर साहब,
आखिरी खबर इमरान खान की घटिया राजनीति पर। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। महंगाई सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए आसमान पर पहुंच गई है, लेकिन इमरान खान मुल्क को संभालने के बजाय भारत के खिलाफ बयानबाजी में व्यस्त हैं। कश्मीर राग अलापते हुए मोदी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाया है। इमरान खान ने कहा कि आरएसएस की ब्राह्मणों पर आधारित जो विचारधारा है वो भारत के 50-60 करोड़ अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने कश्मीर को दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बता दिया है। डॉक्टर साहब, इमरान खान को भारत की विचारधारा और आरएसएस दिख रहा है। खुद के देश में महिलाएं पिट रही हैं, लिंचिंग हो रही है, उस पर सोए हुए हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान से किसी ने लेफ्ट लिबरल कबाल का कोई पत्रकार व्हाट्सएप भेजा होगा, इंग्लिश में होगा, उसको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए वो बहकी बातें कर रहे हैं। आरएसएस का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा इस इमरान खान को। ये गलती से क्रिकेटर और ये प्ले बॉय अचानक से प्रधानमंत्री बन गया तो इसको लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है उसकी बात को सीरियसली लेती है। पाकिस्तान की राजनीति का सबसे अहम जो चैप्टर है वो यही है कि जब जनता के नज़रों के सामने गिर जाओ, जब चारों तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपको वहाँ पे लताड़ लगने लग जाए, दुनिया में जब आपकी किरकिरी होने लग जाए, तो इमीडिएटली कश्मीर का नाम लेना शुरू कर दो और मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। जिस पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को मुसलमानों का दुश्मन बताया जाता हो, उसके पाठ्यक्रम की पुस्तकों में वहां का प्रधानमंत्री किस हैसियत से और किस अधिकार से हिंदुओं और आरएसएस के खिलाफ कोई बात कहता हो, और किस बेवकूफ़ ने इमरान खान को बताना चाहिए वो कौन हिंदुस्तानी पत्रकार है या लीडर है जो तुमको ये बता रहा है कि आरएसएस जो है वो ब्राह्मणों के आधार पे, उसको ब्राह्मण का भी मतलब मालूम नहीं, ब्राह्मण के आधार पे सिस्टम इस बेवकूफ़ को वैसे भी नहीं मालूम होगा। और जिस किसी ने भी उसको मिसगाइड किया है, इमरान खान को उसका नाम बताना चाहिए। और यकीन मानिए, ये सब मटेरियल ये हिंदुस्तान से सप्लाई होता है पाकिस्तान के इन लोगों को। ये इमरान खान ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। पैसे हैं नहीं, शक्ति बची नहीं, और आर्मी से इसकी अब खटपट शुरू हुई है। तो ये भभकता हुआ दीपक है, बूझने वाला है, इसलिए उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। जी सर, इतने सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।